ये है दुनिया का फास्टेस्ट एंड्रॉइड फोन जो कि सैमसंग के आने वाले अल्ट्रा फ्लैगशिप S23 अल्ट्रा को बीट कर सकता है। सिर्फ एक या दो कैटेगरी में नहीं, 3 में। स्टार्टिंग विद परफॉर्मेंस। सैमसंग एक ग्लोबल ब्रांड है, उसे अपने एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के रेशियो को ऐसे मेंटेन करना पड़ता है कि उसका फोन लगभग हर कंडीशन में एक जैसा चले। और इस चीज को अचीव करने के लिए वो GOS यानी गेम ऑप्टिमाइजेशन सर्विस का इस्तेमाल करता है, जो उस फोन को उस SoC को फुल यूज करने से रोकता है ताकि फोन ज्यादा हीट ना हो और वो अपनी परफॉर्मेंस को ड्रॉप ना करे। लेकिन चलो, इस फोन के अंदर एक अल्ट्रा गेमिंग मोड आता है जो SoC को फुल एक्सेस दे देता है कि भाई तुम अपने 100% पोटेंशियल पर चलो। मान लेते हैं S23 अल्ट्रा के अंदर भी सैमसंग ऐसा ही कुछ डिसाइड कर लेता है। उस चीज को अचीव करने के लिए सैमसंग को एक बहुत ही अच्छा कूलिंग सिस्टम चाहिए होगा। एंड गेस व्हाट, लीक्स ये बता रहे हैं कि S23 अल्ट्रा के अंदर हमें एक नए तरह का वेपर चैम्बर देखने को मिल सकता है। ये थी आम जिंदगी। अब हम मिंटोस की रियल जिंदगी में आ जाते हैं। देखो, बातें कितनी भी कर लो, कैसी कर लो, स्टेज पर चढ़कर जो चीजें बताई जाती हैं ना, वो लगभग वैसी ही होती हैं जैसी हमारी भाईजान की मूवीज फार फ्रॉम फिजिक्स। और फिजिक्स कहता है कि हीट को डिसिपेट होने के लिए जगह की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस वाले कूलर को देखो, कॉर्सियर जो लिखा हुआ है वो एक लिक्विड कूलर है। ऐसे बहुत सारे फैंसी कूलर्स आते हैं, लेकिन जो इफेक्टिव है वो आज भी इस तरह का एक एयर कूलर ही है। इनकी खास बात यह है कि इसके अंदर ज्यादा जगह मिलती है। तो यहाँ पर एक्चुअली में साइज मैटर करता है, और फोन के केस में साइज वैसे ही लिमिटेड होता है। और सेमी अगर चाहे भी ना तो भी S23 अल्ट्रा में इसके साइज जितना कूलिंग सिस्टम नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसे S Pen भी उसी फॉर्म फैक्टर में लगाना है। परफॉर्मेंस को कम करने में बैटरी लाइफ एक और फैक्टर ऐड करेगा। iQOO का जो यूजर है ना, वो एक टेकी यूजर होगा, उसे पता है कि वो 50-60 हजार रुपए क्यों दे रहा है iQOO को। एप्पल एंड सैमसंग के केस में ऐसा नहीं होगा, उन्हें बस उस ब्रांड का बेस्ट फोन चाहिए। इसीलिए iQOO अपने परफॉर्मेंस के लिए बैटरी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, सैमसंग नहीं। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये फोन सैमसंग S23 अल्ट्रा से भी ज्यादा फास्ट है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। वो है इसकी कस्टम मेड V2 चिप। इसको समझने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। दोनों फोन के अंदर हम गेम खेलने वाले हैं, दोनों के अंदर 2K डिस्प्ले मिलती है, दोनों में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर है। तो मान लेते हैं कि S23 अल्ट्रा के अंदर डिस्प्ले को चलाने के लिए स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 को 10% अपनी पावर देनी पड़ रही है, और गेम को चलाने के लिए 60%। टोटल एक गेम को चलाने के लिए S23 अल्ट्रा 70% पावर का इस्तेमाल कर रहा है। तो डिस्प्ले और चिप जब इसके अंदर भी सेम है तो आइडियली इसके अंदर भी 70% ही रफली यूज होना चाहिए स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये जो गेम खेला जा रहा है और जो डिस्प्ले उसे दिखा रही है, इस दोनों काम में V2 चिप स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 की हेल्प कर रहा होगा। तो जहां पर सैमसंग के अंदर 70% में वो काम हो रहा है, यहां पर वो 50% के अंदर ही हो जाएगा। तो अभी इसके पास ज्यादा रूम है परफॉर्मेंस देने के लिए, अगर वो गेम डिमांड करता है तो अल्टीमेटली सेमी जो मर्जी चाहे कर ले, इसकी परफॉर्मेंस को बीट नहीं कर पाएगा। Geekbench के स्कोर में शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए आप भैया की ये वाली वीडियो देख सकते हो। नंबर 2, चार्जिंग। ये फोन 9 मिनट के अंदर 50% चार्ज हो गया, ऑल थैंक्स टू इसके 120 वॉट के चार्जर का, जो सरप्राइजिंगली बॉक्स के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जब ये कंपनीज ऐसा कर सकती है तो सेमी ऐसा क्यों नहीं कर सकता? उसका जवाब आपको इस वाली वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तीसरी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो वो है प्राइसिंग। अगर हम इन दोनों फोन्स को ऑन पेपर मोटे मोटे स्पेक्स के हिसाब से देखें तो इसमें आपको सैमसंग के मुकाबले ज्यादा शार्प डिस्प्ले मिल रही है। इसकी ब्राइटनेस सैमसंग से ज्यादा है, और लीक्स के हिसाब से ये पता चल रहा है कि S23 अल्ट्रा के अंदर LPDDR5 रैम होने वाली है, जबकि इसके अंदर LPDDR5X रैम है। और ये सब कुछ इस 120 वॉट के चार्जर के साथ जो आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। तो प्राइस टू परफॉर्मेंस के हिसाब से सैमसंग इसको बीट करना तो छोड़ो, इसको मैच भी नहीं कर पाएगा। एक और एरिया है जहां पर iQOO के फोन सैमसंग को बीट नहीं कर रहे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स। सैमसंग ने अपने मेजॉरिटी प्रॉमिस करे हुए फोन को Android 13 का अपडेट दे दिया है। सेम iQOO ने भी अपने मेजॉरिटी ऑफ फोन्स को Android 13 का अपडेट दे दिया है, और बाकी बचे हुए फोन के अंदर भी रोल आउट होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये सिक्के का एक हिस्सा था, टाइम है सिक्के को पलटने का। द एक्सपीरियंस। डिस्प्ले देखो इसकी बहुत अच्छी है, शार्प है, क्रिस्प है, कलर्स बहुत प्यारे निकाल के देती है, लेकिन इसके 120 हर्ट्ज को अभी ऑप्टिमाइजेशन की काफी जरूरत है। जब से मैं इस फोन को लेकर आया था, मैं इस पे जो यूज कर रहा था नॉर्मल स्क्रोलिंग वगैरह के केस में तो ठीक है, लेकिन जब मैं इसमें कोई कंटेंट देख रहा हूँ वहां तक भी ठीक था। उस कंटेंट में जैसे ही कोई फास्ट मोशन एक्शन सीन आ गया, चेसिंग सीन आ गया, वहां पर कुछ मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। अब ये चीज मुझे तब तक समझ नहीं आई जब तक हॉटस्टार पर मैंने इंडिया न्यूजीलैंड के मैच का हाईलाइट नहीं देखा। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस वाले शॉट में देखना, यहाँ पर ये बॉल को देखो,
बॉल आगे पीछे मतलब एक जगह ट्रैक नहीं हो पा रही, इतना ज़्यादा इसमें ब्लरनेस आ जा रही है बॉल के अंदर। ये वाले फ्रेम में आप देखो तो बॉल तीन बॉल आपको दिख रही होगी। यहाँ पर देखो बॉल ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। इफ़ यू टॉक अबाउट द कैमरा, बुरे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव भी नहीं है। अगर इसे S22 अल्ट्रा के सामने खड़ा कर दिया जाए ना, तो मे भी कुछ केसेस के अंदर ये उसके बराबर फोटो निकाल कर दे देगा, लेकिन उससे अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं। और S23 अल्ट्रा के अंदर तो जो सारा काम करा है सैमसंग ने, वो कैमरा के ऊपर ही करा है, तो उसे बीट कर पाना, उसके बराबर भी पहुंच पाना इसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, कैमरा फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो वो इसमें भर भर के दिया गया है, लेकिन पर्सनली कहीं ना कहीं मुझे वो सही नहीं लगता एथिकली। मतलब अगर कलर बूस्ट हो रहे हैं, आपकी स्किन टोन थोड़ी सी ज्यादा अच्छी करके दिखा रहा है, वो एक अच्छी चीज है, लेकिन ये जो ऑप्शंस दे रहा है ना कि आपके गालों को पतला कर देगा, आंखों को बड़ी कर देगा, मतलब ये कंपनीज ये चीज प्रमोट कर रही हैं कि आप जैसे हो वैसे अच्छे नहीं हो, अपने आप को अच्छा करो, फोटो खींचो और वो सोशल मीडिया पर डालो। तो मैं इस चीज को पर्सनली इतना अच्छा नहीं मानता, इसी वजह से मैंने इन फीचर्स पर ध्यान भी नहीं दिया। ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस फोन की जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है, आप हर जगह देखो आपको बड़े बड़े अक्षर में 144 हर्ट्ज लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली में ये 120 हर्ट्ज की ही स्क्रीन है। गेंशिन इम्पैक्ट जब आप खेल रहे होते हो तो वहां पर इसकी जो V2 चिप है वो 120 हर्ट्ज को बढ़ाकर 144 हर्ट्ज कर देता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गेंशिन इम्पैक्ट गेम के अंदर ही। तो केवल इस स्पेसिफिक कंडीशन, इतनी नैरो कंडीशन के अंदर सिर्फ एक चीज में ये 144 हर्ट्ज तक जा रहा है, उसकी वजह से हर जगह ये बताया जा रहा है कि ये 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, जो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है। UI में आपको एड्स देखने को मिलते हैं, वो इतनी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि फिर इस प्राइस में आपको ये स्पेक्स भी नहीं मिलेंगे। समझ सकते हैं हम आपके दुख, दर्द और पीड़ा को, लेकिन यहाँ पर एड्स को फोर्स किया जा रहा है, वो गलत है। लाइक जब भी मैं नीचे स्वाइप करता हूँ मुझे यहाँ पर ऐड दिखाई जाती है, सजेशंस के अंदर अलग अलग डील्स दिखाई जाती हैं, 10 ऐप डाउनलोड करने में आपको 1 या 2 बार इस तरह की स्क्रीन दिखाई जाती है। प्लस जब ये फोन मेरे पास आया था, मैंने नेटफ्लिक्स खोला, उसने मना कर दिया कि भाई पहले अपडेट करो। मैंने अपडेट पे लगा दिया तो गूगल से अपडेट हो रहा था, होता वो होता ही रह गया। तो मैंने कहा छोड़ो यार, बाद में अपडेट कर देंगे, अभी कुछ देख लेते हैं, लेकिन इसने फिर मना कर दिया कि नहीं भैया पहले अपडेट करके आओ तभी मैं चलूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई कर लो अपडेट, लेकिन फिर अपने खुद के ऐप स्टोर पर लेकर गया। मैंने कहा ना, हम इसे गूगल वाले ऐप स्टोर पर जाकर करेंगे। वहां पर जाने के बाद जब हमने अपडेट करने की कोशिश करी, वहां पर फिर इसने मना कर दिया कि नहीं भैया हम नहीं हो रहे। फिर हार थक के मैंने कहा चलो भाई जैसे तुझे करना हो कर ले। एंड में जो इसका ऐप स्टोर है वहीं से जाकर ये अपडेट हुआ। तो ये जो फोर्स करा जा रहा है ना, वो मुझे पसंद नहीं है, स्पेशली इस प्राइस के अंदर। ये अगर 25-30 हजार के फोन में करा जाता तो समझ में आता है, या फिर इस फोन का प्राइस अगर बिना कोई ऑफर को लगाए 50,000 रुपए होता, तब भी हम इसे एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन 60,000 एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। बड़े से याद आया, इन्होंने अपने जो हॉट गेम्स और हॉट एप्स हैं उनको कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया यार। मतलब मान लो कि मैंने अभी शार्क टैंक देखना शुरू करा, मुझे ये बंदा बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ज्ञान देता है। अब मुझे इसका स्टार्टअप देखना है, उसके लिए मैं इनके स्टोर पर गया और मैंने इनका ऐप सर्च कर लिया। अब एक बार इनके सजेशंस देखो, मतलब ऐसा लग रहा है कि इस ऐप स्टोर पर कंट्रोल नाम का कुछ भी नहीं है। रियलमी ने जब ऐसा करा था तो लोगों ने उसकी मार के रख ली थी, और उसने पहले दिन के अंदर ही ये चीज एक्सेप्ट करी और उसे ठीक कर दिया। यहाँ पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से ओवरऑल मुझे इस फोन का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। फोन बुरा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपके पास सारे कार्ड्स हैं, ये एक बहुत बड़ी कंडीशन है, और आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, एंड्रॉइड ही लेना है आपको, तो जाकर ये आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस बन जाती है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप परफॉर्मेंस में इतना सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तो मैं आपको Vivo X80 रिकमेंड करूंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस में आप थोड़ा सा ही कॉम्प्रोमाइज़ करके कैमरा के अंदर बहुत बड़ा जंप ले लोगे। सेटअप दोनों का बिल्कुल सेम है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन Vivo ने काफ़ी अच्छी कर रखी है X80 में। वैसे पर्सनली मैं iQOO का बहुत बड़ा फैन हूँ, ये फ़ोन भी बहुत अच्छा है, बस प्राइस ने थोड़ा सा काम खराब कर दिया।